Hello student, I am Dilip Srivastava. Today we will discuss about a structure of atom. क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आज डिस्कस करेंगे और हम इस वीडियो में फर्स्ट से लेके लास्ट तक का सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। तो अगर आपको ये पसंद आए तभी लास्ट में आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। पहले आप स्टार्टिंग से पूरा कॉन्सेप्ट समझिए कि ये एटम है क्या और एटम को हम फुल्ली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो आइए बिना देर किए हम लोग पढ़ते हैं। आज का हम लोग का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल एटम क्या है? तो एटम को जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे चैप्टर में एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट है उनके अनुसार ऑल मैटर कंपोज्ड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल नोन एज एटम। जितने भी मैटर हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और सबसे यूनिक पार्टिकल जो होता है एटम होता है। ये किसने कहा था? तो जॉन डाल्टन ने। देखिए ये हमारे जॉन डाल्टन जी हैं जिन्होंने ये बताया था कि जॉन डाल्टन कंसीडर्ड एटम एज द इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो हमारे मैटर होते हैं या जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनका सबसे यूनिक पार्टिकल जो होता है एटम होता है और एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन जी ने क्या बताया था एटम के बारे में, तो आप लोग बस एक ही लाइन याद रखिए कि एटम इज या मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल नोन एज एटम। कोई भी मैटर, कोई भी एलिमेंट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो इसे अच्छे से समझिए। और उन्होंने बोला था कि जो एटम होता है ना, इट कांट बी डिवाइडेड। ठीक है, और एटम इज नॉट डिविजिबल, नॉट विजिबल, नॉट डिस्ट्रक्टिबल ऑफ एनी मैटर ऑफ एनी सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस का जो एटम होता है वो डिविजिबल नहीं होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं होता है, इनविजिबल नहीं होता है। ये सब बारे में किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? ठीक है, जॉन डाल्टन ने बताया था, जॉन डाल्टन इन्होंने कहा था कि कोई भी एटम, देखिए ये जो हमारा था एटम, उनके अनुसार एटम हमारा इनडिविजिबल है। जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि एटम इनडिविजिबल है, लेकिन फर्दर के एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि एटम भी डिविजिबल है, यानी एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं। कौन से? सब एटॉमिक पार्टिकल। और यहीं पे ये गलत हो गया। ठीक है, जॉन डाल्टन सबसे पहले बताया कि एटम इनडिविजिबल, लेकिन फर्दर एक्सपेरिमेंट में देखा गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जिससे कि ये इनकी थ्योरी गलत साबित हुई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन जी ने जो बताया था। इसके बाद थॉमसन ने क्या बताया था एटम के बारे में। इसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बताया था एटम के बारे में। इसके बाद बोर्स ने क्या बताया था एटम के बारे में। 1 2 3 4। अगर ये चार चीजें आप समझ गए तो इस चैप्टर में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो देखिए और अंत में अगर आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत हार्डवर्क किया है और हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर कर देंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद कमेंट जरूर करिएगा। आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसे आप आज के लेक्चर देख के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा हर एक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन के अनुसार all matter composed of very tiny particle known as atom, and जो according to John Dalton atom is indivisible particle. Further it can't be divided. After the discovery of subatomic particle, Dalton's atomic theory was discovered. Subatomic particles include electron, proton and न्यूट्रॉन। जो आगे की डिस्कवरी हुई उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जो डिस्कवरी हुई, इसकी वजह से इनकी जो थ्योरी थी वो गलत साबित हुई, क्योंकि इनके अनुसार तो केवल एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल, लेकिन फर्दर डिस्कवरमेंट। तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था इनका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इस थ्योरी में हमने देखा क्या था कि ऑल मैटर वाज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल. All atom of an element were identical, whereas the atom of different elements had different size and masses.
अब देखिए इनके अनुसार जो था कि ऑल मैटर का जो भी जितने भी मैटर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके जो एटम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मासेज के डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। लेकिन इनकी भी डिस्कवरी गलत साबित हुई जब बोर्स मॉडल या थॉमसन्स मॉडल आया। तो हम देखेंगे आगे की चीजों में। तो मास ऑल कंपोज्ड वेयर कंपोज्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एटम इफ डेफिनिट डिफाइंड रेशियो। तो ठीक है, तो हम लोग को बस इतना याद रखना है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है कि ऑल एलिमेंट are made up of very tiny particle known as atom. Atom is indivisible, invisible, indestructible part of matter and it can't be divided into the other या into the many parts। ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो सकता है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इनके थ्योरी में लिमिटेशन क्या थी? तो लिमिटेशन यही था कि इनके अनुसार तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन एटम तो डिविजिबल है और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इनके लिमिटेशंस क्या थे? यही थे आपके जॉन डाल्टन जी। ठीक है, और इन्होंने थ्योरी दिया था कि जो मास होते हैं रिएक्टेंट साइड का, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो अकॉर्डिंग टू मास दोनों साइड का इक्वल होता है, यानी जितने भी मास होते हैं इनकी थ्योरी के अनुसार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का इक्वल। तो 16 + 2 18 इज इक्वल टू 18। इनका लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इनका ये लिमिटेशन था कि एटम कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, thus the atom is indivisible. Isotopes discovery revealed that atoms of these elements possess different weight. अब जब हम आइसोटॉप की डिस्कवरी हुई, ये हम लोग लास्ट में अब डिस्कशन करेंगे आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो आइसोटॉप्स की जब डिस्कवरी हुई तो इनकी जो थ्योरी थी वो गलत साबित हुई। तो इनकी लिमिटेशन क्या थी कि इनके अनुसार एटम इज यूनिट पार्ट ऑफ मैटर। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी थ्योरी गलत साबित। बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल थे, कौन कौन से? सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अब देखिए इन सब एटॉमिक पार्टिकल में जैसे कि हमारा एटम हो गया। ठीक है, एटम के अंदर बताया गया कि किसी भी चीज का यूनिट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। और एटम के अंदर हमने डिस्कवरी की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कवरी कैसे हुई थी, कैसे कैसे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट में घूमते रहता है। तो इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, हम पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में और इनके मासेज के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनके चार्जेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे अगर आपसे पूछा जाए तो प्लस चार्जेज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेज होता है वो निगेटिव चार्जेस। देखिए नीचे में है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्जेज? निगेटिव। ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्जेज की बात करें तो न्यूट्रल। ठीक है, 0। और प्रोटॉन पे चार्जेस की बात करें तो पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, उसी तरह इनके मास का बात करें तो इनका जो हमारा मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन के मास पूछे तो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल होता है और वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। तो अब देखिए ये जो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है सेम होता है, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें तो प्रोटॉन का मास 1.673, ठीक है, 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 होता है kg। लेकिन अगर इसकी बात करें तो 1.673 हो जाता है। देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 है और ये 3 हो जाता है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, और इसका होता है 9.1, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। तो देखिए जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है यही मास को कैरी करता है। ये जो है पूरा मास को कैरी करता है, यानी आगे की डिस्कवरी में हम देखेंगे कि ये पूरा एटम में सबसे ज्यादा मास जो जिसकी वजह से मास बनता है वो बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। अब हम इसमें देखेंगे चार्जेज के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्जेज होते हैं वो प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, न्यूट्रॉन पे चार्जेज 0 और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेज होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है, फिर हम आपको इसके बारे में भी अभी आगे बताएंगे, लेकिन अभी एक झलक आप लोग देख लीजिए कि ऐसे ही इसके चार्जेज और मास बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
कि अब हमने देखा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या था कि डाल्टन जी ने बताया था कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, लेकिन फर्दर डिस्कवरी जब हुई तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है एंड न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल कहा जाता है। अगर इसकी मासेज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27 kg, प्रोटॉन का भी सेम होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27 kg, लेकिन न्यूट्रॉन का जो मास होता है, ठीक है, सॉरी, जो मास के बारे में अभी बताए हैं, तो देखिए मास में, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, आइए अब देखते हैं इसमें कि व्हाट इज द थॉमसन्स एटम, ठीक है। अगले हम लोग को आइए अब देखते हैं कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या है। अब थॉमसन्स जी ने अपने मॉडल में क्या कहा था। तो अभी तक हमने देखा कि जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने डिस्कवरी की थी कि एटम इज द यूनिट पार्टिकल, लेकिन अब आगे की डिस्कवरी में यह हुआ कि एटम के अंदर भी निगेटिव पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। तो हम एक एक करके सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा मॉडल दिया था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, उसमें उन्होंने क्या बताया था। तो आपके चैप्टर में ये पढ़ना है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो आइए देखते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, इनके अनुसार क्या था। थॉमसन्स जी ने ये कहा था कि जो भी हमारा एटम होता है, थॉमसन्स जी ने कहा था कि जो हमारे एटम होते हैं वो बिल्कुल कंपैरिजन किससे किए थे, वाटरमेलन की तरह, कि हमारे जो एटम है वो सेम टू सेम वाटरमेलन की तरह है। जैसे कि हमारे वाटरमेलन में जो रेड एडिबल पार्ट है, खाने वाला भाग है, वो सारे के सारे ये रेड की तरह पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, और बीच में जो ब्लैक सीड्स हैं, ये ब्लैक सीड्स कैसे हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। तो उनके अनुसार क्या था कि पूरे एटम जो है पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं एक वाटरमेलन की तरह। जैसे कि वाटरमेलन का रेड एडिबल पार्ट आपके पॉजिटिव पार्ट्स हो गए, और जो निगेटिव जो सीड्स हैं, एम्बेडेड द सीड्स, ये सारे के सारे निगेटिव, एंड ऑल पॉजिटिव एंड ऑल निगेटिव न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड द होल एटम आर न्यूट्रल। इनके अनुसार, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के अनुसार, कि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल क्यों होता है, तो ऑल पॉजिटिव पार्टिकल्स इज इक्वल टू द ऑल नेगेटिव पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, दैट्स द एटम इज न्यूट्रल एटम। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब कि सेम इसमें रहे, न्यूट्रल एटम। ठीक है, न्यूट्रल एटम। तो हम इसमें देखेंगे कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में थॉमसन जी ने क्या किया कि उसमें निगेटिव पार्टिकल की डिस्कवरी की। तो थॉमसन्स ने जो निगेटिव पार्टिकल की डिस्कवरी कैथोड रे यानी एक ग्लास ट्यूब में की, आगे के पेज पे बताएंगे कि ग्लास ट्यूब में इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव पार्टिकल की डिस्कवरी थी, वहीं लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉन बनता है। तो इन्होंने क्या किया था कि बाय द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट थॉमसन एक्सप्लेन्ड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब में डिस्कवरी करके बताई। फिर ऑफ एटम इज आल्सो नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल। अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। अकॉर्डिंग टू जॉन जे थॉमसन कि ऑल एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। कैसा स्फीयर है ये एटम, कैसे है, सिमिलरली द वाटरमेलन, एक वाटरमेलन की तरह ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। जैसे कि वाटरमेलन में रेड एडिबल पार्ट, इसमें पॉजिटिव पार्ट, बीच बीच में सीड्स इम्बेडेड, इसमें निगेटिव पार्टिकल्स इम्बेडेड। तो इम्बेडेड इन देम द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, याद रखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इनसाइड द एटम, सो एटम इज न्यूट्रल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, व्हाई एन एटम इज अ न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। जे थॉमसन के अनुसार कोई भी एटम न्यूट्रल क्यों है, तो वहां पे आप बोलिएगा यही क्वेश्चन कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज इज सेम इनसाइड द एटम। The magnitude of all positive and negative charges inside the atom is equal, hence the atom is neutral। ठीक है, ये लो आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि लिमिटेशन इनका क्या था, लिमिटेशन ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इस एटम का लिमिटेशन क्या था, इसमें उन्होंने जे थॉमसन ने बताया था कि पूरा का पूरा स्फीयर जो है आपके पॉजिटिव पार्ट से है, ठीक है, और बीच में निगेटिव पार्टिकल्स हैं।
तो इनका लिमिटेशन ये था कि आप बताइए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिहेवियर ऑफ एटम वाज नॉट एक्सप्लेन्ड वेल यूजिंग दिस मॉडल, द फर्दर एक्सपेरिमेंट्स deviated from the facts that were the considered by J.J. Thomson। इनके अनुसार ये बताया गया, हम आपको बता रहे हैं कि थॉमसन्स मॉडल में ये बताया गया कि पूरा स्फीयर प्लस वाला है और बीच में कहीं निगेटिव पार्टिकल्स है, लेकिन इनका लिमिटेशन यही था कि आगे के फर्दर जब एक्सपेरिमेंट हुए तो उसमें ये देखा गया कि पूरा जो स्फीयर है एटम का वो तो 99% हिस्सा खाली है और बीच में एक पॉजिटिव पार्टिकल्स केवल प्रेजेंट है। तो उनके अनुसार फर्दर एक्सपेरिमेंट के बाद इनकी थ्योरी को गलत साबित कर दिया, और वो किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा एक्सपेरिमेंट किया, और अल्फा एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि एक सेंटर में केवल पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं और हर जगह बाकी के सारे जो एटम है वो 99% हिस्सा खाली है। तो इन आगे की डिस्कवरी के बाद इनका भी थ्योरी गलत साबित हुआ। तो हम देखेंगे आगे कि कैसे इनका थ्योरी गलत साबित हुआ। तो ये थे जे.जे. थॉमसन जी, देख सकते हैं आप, ये जे.जे. थॉमसन जी हैं, और इनकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कब हुई थी? 1897 1897 में आप इनकी डिस्कवरी हुई थी। और साथ ही साथ जे.जे. थॉमसन कंस्ट्रक्टेड ए ग्लास ट्यूब विच वाज द पार्शियली इवैक्यूएटेड मच ऑफ द एयर वाज पंप्ड। इनके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी उस समय कैसे हुई थी? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, और वो भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो आइए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो ये देखिए आपका ग्लास ट्यूब है, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब में जे.जे. थॉमसन जी ने अपनी डिस्कवरी की थी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव पार्टिकल्स की। तो जब निगेटिव पार्टिकल्स की उन्होंने डिस्कवरी की तो उसमें उन्होंने क्या किया कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, साथ ही उसके लिए उन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया। ये है आपका ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब का जो एयर था, इस एयर को बहुत लो प्रेशर पे रखा गया। ऐसा क्यों रखा गया? ताकि अगर आपसे यहां से इस साइड से अगर कैथोड रे जाएं तो ये एयर के पार्टिकल उसे डेविएट ना करें, उसे अपने रास्ते से हटाए नहीं। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब यहां से कैथोड रे जा रही हैं तो इसके प्रेशर को, इसके पार्ट्स को, एयर प्रेशर को कम कर दिया गया, और साथ ही साथ यहां पे एक वैक्यूम पंप लगाया गया और इसके अंदर के प्रेशर को वेरी लो रखा गया, और साथ ही साथ एक पार्ट को निगेटिव टर्मिनल, जिसे क्या नाम दिया गया? कैथोड, ठीक है, और एक पॉजिटिव टर्मिनल जिसे नाम दिया गया एनोड। एनोड से जो रे, जब कैथोड से जो रे चलती है उसे बोला गया कैथोड रे। इस कैथोड रे, इसलिए इसका नाम पड़ा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है किसका है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का। इसमें एक ग्लास ट्यूब लिया गया। इस ग्लास ट्यूब में एक टर्मिनल को कैथोड से और दूसरे टर्मिनल को एनोड से जुड़ा गया। एनोड जो होता है पॉजिटिव पार्टिकल्स हो गया, कैथोड जो हो गया निगेटिव टर्मिनल्स हो गए। तो इस निगेटिव और इस एनोड से एक हाई वोल्टेज बैटरी जोड़ा गया। अब देखिए इसमें प्रोडक्शन करने के लिए कैथोड रे से एक निगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक हाई वोल्टेज बैटरी, लगभग मान लीजिए 10,000 वोल्ट, इतने पावर का ये बैटरी यहां से इंक्लूड करके चार्ज को भेजा गया। तो इस चार्ज से कैथोड टर्मिनल से कैथोड रे निकली, और ये कैथोड रे जब निगेटिव टर्मिनल के, जब प्लस वाले जो चार्ज है इनके पीछे एक फ्लोरेसेंट कलर यानी जिंक सल्फाइड, आप कह सकते हैं जिंक सल्फाइड का लेयर लगाया गया, फ्लोरेसेंट कलर लगाया गया, ताकि जब कैथोड रे इसको क्रॉस करके अगर इसके प्रति अट्रैक्ट हो, जैसे कि यहां से जब हमको पता है कि निगेटिव चार्जेज और इधर से हैं पॉजिटिव चार्जेज, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। निगेटिव पार्टिकल्स और पॉजिटिव पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अगर ये कैथोड रे इसको क्रॉस करके इस टर्मिनल पे ग्लो कर जाए तो हम बोलेंगे कि प्लस को क्रॉस करके ग्लो कर रहा है, मतलब ये निगेटिव पार्टिकल्स है, मतलब इस निगेटिव पार्टिकल्स को बाद में फर्दर नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया कि हमने देखा कि जो ये ग्लास ट्यूब में निगेटिव चार्जेज जा रही हैं, इस निगेटिव चार्जेज को
एक पॉजिटिव चार्जेज अट्रैक्ट करके अपने बीच से निकाल के इस दीवार पे, इस फ्लोरेसेंट कलर पे यानी जिंक सल्फाइड के लेयर पे ग्लो किया और वो किस कलर का दिखने लगा, ग्रीन ग्लो करने लगा। जैसे फ्लोरेसेंट कलर आप लोग देखते होते टॉर्च वॉर्च में लगाया जाता है कि अगर थोड़ा सा भी लाइट का मात्रा अगर आए उसमें तो वो किनारे किनारे टॉर्च का जो होता है वो ग्लो करने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्लोरेसेंट लगाया गया कि थोड़ा सा भी अगर पार्टिकल्स इससे क्रॉस करें तो यहाँ पे ये अट्रैक्ट करके ये ग्लो करने लगे। अगर ग्लो करने लगा तो उसी के नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं रखा गया, सबसे पहले इसको बोला गया कैथोड रे। ठीक है, कैथोड रे। और यही कैथोड रे आगे चल के किसका नाम पड़ गया, निगेटिव पार्ट का, इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई थी, तो आप कहिएगा सबसे पहले डिस्कवरी कैथोड रे की हुई थी। कब हुआ था, तो ये जे थॉमसन ने किया था, ग्लास ट्यूब में किया था। कब किया था, 1897 में किया था। कैसे किया था, तो एक ग्लास ट्यूब लिया था, दो टर्मिनल को जोड़ा था, एक टर्मिनल पे हम लोग का निगेटिव पार्टिकल, सेकेंड पे पॉजिटिव पार्टिकल्स, एक बैटरी के 10,000 वोल्ट वाले बैटरी से कनेक्ट किया था, एक वैक्यूम पंप लगा था। क्यों, क्योंकि इसमें से एक एयर प्रेशर को कम करने के लिए, और एयर प्रेशर वेरी लो टेम्परेचर पे रखा गया था, वेरी लो प्रेशर रखा गया था ताकि कैथोड रे आसानी से विजिबल हो सके। ठीक है, विजिबिलिटी के लिए हम आसानी से निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, ग्लो कर रहा है, इसको देखने के लिए इस ग्लास ट्यूब में जो है क्या किया गया, वेरी लो प्रेशर रखा गया। ठीक है, तो ये था हमारे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको एक चीज और इसमें पढ़ना था कि जो कैथोड रे हुआ था, इस कैथोड रे पार्टिकल में हमने ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखा था कि कैथोड रे में मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है। क्या क्या ऑब्जर्व किए, तो हमने ये देखा ऑब्जर्वेशन में कि ये जो था बहुत स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, जो लाइन थी ये बहुत स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो निगेटिव टर्मिनल से हमारी लाइट रेज जा रही हैं, जो निगेटिव टर्मिनल से कैथोड रे जा रही हैं, ये कैथोड रे एकदम स्ट्रेट वे में जा रही हैं। तो कैसे पता चला, अब साइंटिस्ट ने ये भी सोचा कि नहीं हो सकता है कि कोई और गलती की वजह से यहाँ पे ग्लो कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि एक पार्ट को प्लस से और एक तरफ को निगेटिव, दोनों तरफ चार्जेज लगा दिए। ठीक है, एक निगेटिव चार्जेज एक साइड और दूसरी टाइप पॉजिटिव चार्जेज। तो जो कैथोड रे जा रही थी, ये कैथोड रे निगेटिव चार्जेस थी, तो ये ऑब्वियसली किस साइड, ये प्लस के साइड अट्रैक्ट होने लगी। देखिए ये किस साइड जाने लगी, प्लस के साइड। तो ये सारी लाइटें किधर जाने लगी, प्लस के साइड। तो ये प्लस की साइड थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगी, तो बोला गया कि नहीं ये सच में कौन सी है, निगेटिव टर्मिनल है। तो यही दिया गया है कि पहले तो दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल कंपोजिशन ऑफ द कैथोड। ठीक है, और नेक्स्ट कर रहा है अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रे डिफ्लेक्ट द रे टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, हेंस द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। हम बोला गया कि यहां से जब चार्ज पार्टिकल जो जा रही है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव, उससे पहले हमने क्या देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है अगर पॉजिटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब कि ये कौन सी पार्टिकल्स हैं, निगेटिव। ठीक है, तो ऐसे हमारे ग्लास ट्यूब में सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा है कि जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वैसे ही हमारी डिस्कवरी कैसे हुई थी, प्रोटॉन की। और प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले गोल्डस्टीन ने बताया था, वो भी 1886 तो 1886 में 1886 में गोल्डस्टीन ने सबसे पहले ग्लास ट्यूब में पॉजिटिव पार्टिकल्स की डिस्कवरी थी, और उसी पॉजिटिव पार्टिकल्स को कैनोल रे कहा गया, और वो कैनोल रे फर्दर आगे एक्सपेरिमेंट में आपके प्रोटॉन नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था ये कैनोल रे एक्सपेरिमेंट था, कैनोल रे एक्सपेरिमेंट, कैनोल रे एक्सपेरिमेंट। और ये जो कैनोल रे एक्सपेरिमेंट था ये किसने किया था, तो ये किया था गोल्डस्टीन ने। किसने किया था, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन आपको याद रहना चाहिए, ये किया था गोल्डस्टीन। तो सेम सिचुएशन वैसे ही रखा गया, बस ग्लास ट्यूब में इस बार जो रे थी वो कैनोल रे थी, यानी निगेटिव टर्मिनल से आने वाली रे थी। तो ये कौन सी रे थी, कैनोल रे। और उसी तरह इस कैनोल रे जब इधर से जो रे आ रही है तो इस साइड जो हमारा निगेटिव पार्ट था अब फ्लोरोसेंट कलर इधर लगा दिया गया। ठीक है, और उस फ्लोरोसेंट कलर में जो यहाँ पे टर्मिनल जोड़ा गया, जो यहाँ पे मेटल्स जोड़े गए, ये मेटल्स हमारे परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब होता है बीच में छिद्र वाले, ऐसे मेटल्स जोड़े गए ताकि जो कैनोल रे है वो आसानी से इसको क्रॉस कर जाए।
तो जो सेम सिचुएशन था उसमें इस बार जो था वो परफोरेटेड मेटल्स यानी परफोरेटेड कैथोड लगाया गया था, कैथोड का टर्मिनल परफोरेटेड, बाकी जो वोल्टेज था सेम था, एयर प्रेशर वैसे ही, एनोड टर्मिनल से चली इसलिए कैनोल रे, ठीक है। और ये कैनोल रे उसी सेम सिचुएशन में इस साइड कौन से कलर को ग्लो किया, रेड कलर। तो अगर रेड कलर ग्लो किया परफोरेटेड कैथोड, इसका क्या नाम देंगे, परफोरेटेड, परफोरेटेड इस वर्ड में जोड़ेंगे परफोरेटेड कैथोड। तो अगर परफोरेटेड कैथोड वर्ड इसमें जुड़े तो ये हमारी डिस्कवरी किसकी हुई, कैनोल रे की। और कैनोल रे को ही हम लोग प्रोटॉन नाम से जानते हैं जो कि पॉजिटिव पार्टिकल्स है, ठीक है। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करके समझिए ताकि हम जल्दी से इसको खत्म कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारे थे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे कि हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने ग्लास ट्यूब में देखी, प्रोटॉन की डिस्कवरी देखी, तो अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। वैसे तो न्यूट्रॉन जो होता है नो चार्जेज वाला पार्टिकल्स होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन, इसका नाम पड़ा, न्यूट्रल है होता है, ना ही इस पे पॉजिटिव पार्टिकल्स ना ही इस पे निगेटिव पार्टिकल, तो नो पॉजिटिव नो निगेटिव, इसलिए इसका नाम पड़ा है न्यूट्रॉन। तो अब हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। तो जेम्स चैडविक जो कि यही है जिन्होंने डिस्कवरी किया था न्यूट्रॉन का। तो सबसे पहले इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में ये देखा गया कि अब तक की जितनी भी डिस्कवरी थी सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। और वो भी ऐसा क्यों पता चला, क्योंकि जब हम एटॉमिक मास को काउंट कर रहे थे तो उस समय क्या था कि एटॉमिक मास को काउंट करते टाइम जो मासेज में अंतर था वो बहुत ज्यादा हो जा रहा था। तो मासेज में अंतर की वजह से ये पता चला कि जो उसके सेंटर में पार्टिकल्स है, जैसे ये हमारा एटम हो गया और एटम के बाहर में इलेक्ट्रॉन और सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। तो जब मासेज काउंट करने लगे तो हर एक एटम में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी कि जितने प्रोटॉन हैं और बाहर में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम एज इनसाइड द एटम, इट इज नॉन एज न्यूट्रल एटम। तो अभी तक चार्जेज की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, तो हमको यही पता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन जब मास काउंट किया गया तो हमने देखा कि हर एक एटम का जो मास होता है वो डबल हो जाता है। कोई भी एटम लीजिए, जैसे कि अगर आप सोडियम लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और 11 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11। तो जब 11 है तो मासेज 23 कैसे, इसका मासेज 23 आ रहा था। तो ये देखा गया, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट करके वेट करके देखा गया तो लगभग मास मल्टीपल आ रहा था। तो एक एक्सपेरिमेंट किया जेम्स चैडविक ने जिसमें उन्होंने बताया कि मासेज के इंक्रीजमेंट के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो ये इसका न्यूट्रॉन है जो कि चार्जेज नहीं होने के कारण अभी तक हमारी नजरों से बचा हुआ था। तो इसी की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। तो जेम्स चैडविक ने बताया कि अगर कोई अल्फा रेज, यहां से भी हीलियम के पॉजिटिव आयंस निकले अल्फा एक्सपेरिमेंट की तरह, सेम इस अल्फा के पॉजिटिव पार्टिकल्स को जब बेरिलियम से क्रॉस कराया गया तो अब देखिए अल्फा में जो होते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो बेरिलियम होता है, ठीक है, बेरिलियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर की जगह पे यहां पे अगर हम लोग देखें तो 4 और यहां पे मासेज में हम देखें तो लगभग मल्टीपल 9 होता है। अगर इस बेरिलियम में अगर हम हीलियम के पॉजिटिव आयन यानी हीलियम एटॉमिक नंबर 2 और ये मासेज 4 लगभग डबल को, जब इसके न्यूक्लियस बेरिलियम के हीलियम के न्यूक्लियस इस बेरिलियम के न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर रिएक्शन करे, यानी जब एक दूसरे को, यहां पे देखिए एटॉमिक नंबर नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर कर रहा है, यहां न्यूक्लियस का खेल है कि जब बेरिलियम के साथ हीलियम का न्यूक्लियर कराया जाए, जब न्यूक्लियंस कराया जाए, तो ये जब दोनों टकराते हैं एक दूसरे के साथ, हीलियम के पॉजिटिव आयन और बेरिलियम के पॉजिटिव, तो दोनों टकराने के बाद एक बहुत विस्फोट होता है और इससे बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रेडिएशन रिलीज होता है। ये क्या है, रेडिएशन। तो रेडिएशन रिलीज होता है एनर्जी, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी। तो ये जो रेडिएशन एनर्जी है, इस रेडिएशन एनर्जी से जो हमारे बेरिलियम है और हीलियम है, तो ये बनाते हैं कार्बन के, जो ये हमारे जो बनाते हैं कार्बन के एटम, ठीक है, ये बनाते हैं
कार्बन के एटम, और साथ ही साथ इस कार्बन के एटम में न्यूट्रॉन बाहर निकलता है, जिसके कि एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा, ठीक है, एटॉमिक नंबर मान लीजिए कि इसमें 0 होता है और इसका मास लगभग 1 प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है, लगभग 1 प्रोटॉन के बराबर। तो ये जो हमारा कार्बन था, ये जो हमारा बेरिलियम एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इस रेडिएशन में, एनर्जी में, इसे हम लोग पैराफिन वैक्स जो था इसके ऊपर, इसको पैराफिन वैक्स के ऊपर इस पूरे रेडिएशन को जब लिया गया, तो इसमें ये ऑब्जर्वेशन देखा गया कि इस रेडिएशन में जो एटम्स आए हैं इनका भी मास लगभग 1 प्रोटॉन के बराबर है, यानी 1 यूनिफाइड मास के बराबर है। ऐसा कहा गया कि जबकि हीलियम के जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव तो यहीं पे खत्म हो गए रेडिएशन के कारण, और जो बचा हुआ है ये हमारे न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स हैं, और ये न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स को जब बेरिलियम पे लिया गया और जब हमारे पैराफिन वैक्स पे लिया गया, तो इन पार्टिकल का जब वेट किया गया, तो इस वेट का जो मान था लगभग 1 प्रोटॉन यानी 1 यूनिफाइड मास के इक्वल था, ठीक है। इस प्रकार जो हमारी डिस्कवरी थी, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है, जिसे जेम्स चैडविक ने दिखाया था, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि सबसे पहले हीलियम के पॉजिटिव आयंस बेरिलियम पे कन्वर्ट किया गया, तो रेडिएशन की वजह से बेरिलियम के जो एटॉमिक नंबर होते हैं 4 और जो मासेज होता है 9, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2, मासेज होते हैं 4, दोनों जब रेडिएशन करते हैं तो कार्बन के एटम्स निकलते हैं, और साथ ही साथ न्यूट्रॉन जो पैराफिन वैक्स पे आता है रेडिएशन के थ्रू, और इनका वेट किया गया तो 1 यूनिफाइड मास के बराबर, मतलब 1 प्रोटॉन के बराबर, और 1 यूनिफाइड मास लगभग इक्वल होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg, इसी के बराबर होता है। और 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू द 1 प्रोटॉन का मास, इन दोनों के मास के लगभग सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रदरफोर्ड ने कैसे बताया था सब। अब हमने देखा कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट था पॉजिटिव पार्टिकल्स की, इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, पॉजिटिव पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब हमको देखना था कि कोई एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर केवल पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं और पूरा का पूरा एटम खाली होता है, जो कि हमारे डाल्टन्स ने बताया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, कि ऑल एटम इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल नॉन एज ऑल मैटर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल नॉन एज एटम। तो इसमें उन्होंने कहा था कि अगर सबसे छोटा पार्टिकल हमारा एटम ही है, तो अगर फर्दर एक्सपेरिमेंट में ये डिस्कवरी हुई कि नहीं उसके अंदर भी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, फिर जे थॉमसन ने कहा कि ऐसा नहीं है, पूरा स्फीयर जो है पॉजिटिव पार्टिकल्स की तरह, वाटरमेलन की तरह दिखता है, तो फिर उनकी भी थ्योरी को गलत साबित हुआ, और उसको साबित किया किसने? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ये बताया कि पूरा एटम नहीं है, बल्कि उस एटम में एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस केवल पॉजिटिव पार्टिकल्स को होल्ड करता है। जैसे ये आपका एटम है और एटम में एक पॉजिटिव पार्टिकल्स है और वही न्यूक्लियस है, और यही केवल पॉजिटिव, बाकी के सारे जो हमारे बाकी के सारे एटम है, वो एटम क्या है? वैक्यूम है, यानी खाली है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल से कैसे, तो सेम पहले एक सोर्स को अल्फा पार्टिकल के सोर्स बीम से लाइट सोर्स से जोड़ा, यानी यहां से अल्फा रेज निकल रही हैं, और ये अल्फा रेज किस वे में जा रही हैं? तो हीलियम के पॉजिटिव आयंस, यानी अगर पॉजिटिव आयंस को एक गोल्ड फॉइल से, यानी सोने के मेलिएबल सबस्टांस से, ये गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल से मेलिएबल सबस्टांसेस से जब इस अल्फा रे को क्रॉस कराया जा रहा है, तो ये देखा जा रहा है, और ये जो गोल्ड फॉइल है बहुत थिन लेयर का लिया गया, ठीक है। ऐसा मतलब कम से कम 1000 थिन। ऐसा क्यों लिया गया? तो पहले इसको देखिए। इन हिज एक्सपेरिमेंट he bombard the fast moving alpha particle on the thin gold foil। उन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा रेज को, अल्फा पार्टिकल्स के पॉजिटिव आयंस को एक गोल्ड फॉइल के अंदर से क्रॉस कराया, और साथ ही साथ noted the observations, he selected a gold foil because thin layer was required, ठीक है। This gold foil was about 1000 atom thick। Alpha particles are doubly charged helium ions, they are highly energetic as they have 4 unified mass। हम आपको पूरा कंसेप्ट समझाते हैं कि इसमें कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज को एक गोल्ड फॉइल से क्रॉस कराया गया, और गोल्ड फॉइल कैसा लिया गया? तो एकदम 1000 थिन लेयर का लिया गया, 1000 गुने पतले 1000 थिन लेयर लिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इतना पतला लेने के पीछे रीजन था ताकि जो ऑब्जर्वेशन हो सके वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन में जब अल्फा पार्टिकल को थिन लेयर से क्रॉस कराया गया और बाहर में एक फ्लोरेसेंट कलर रखा गया, ताकि जब अल्फा पार्टिकल इससे क्रॉस हो
तो क्रॉस होने के बाद जो ऑब्जर्वेशन हो वो बहुत सीधी तरह से दिखाई दे। ठीक है, तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि ये अल्फा पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उस गोल्ड फॉइल के अंदर से, यानी गोल्ड फॉइल के एलिमेंट के अंदर बहुत छोटे छोटे एटम प्रेजेंट है, और वो सारे के सारे एटम ऐसे हैं। ठीक है, देखिए वो सारे के सारे एटम कैसे हैं, वो सारे के सारे एटम ऐसे हैं। तो उन एटम के अंदर से ये ऑब्जर्व किया गया कि जितनी भी लाइट रेज जा रही हैं उस गोल्ड फॉइल के अंदर से, वो लाइट रेज, मैक्सिमम लाइट रेज तो जिस रास्ते से जा रही हैं उसी रास्ते से बाहर निकल जा रही हैं, जिस रास्ते से जा रही हैं उसी रास्ते से बाहर निकल जा रही हैं। ये हमारे गोल्ड फॉइल के अंदर के एटम हैं। इसका मतलब कि सारी लाइट रेज अगर गोल्ड फॉइल से क्रॉस कर जा रही है, मतलब कि गोल्ड फॉइल का 99% हिस्सा खाली है। लेकिन इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि उनमें से 1/में 12,000 रेज, यानी ये रेशियो बताया गया कि लगभग 12,000 में एक रेज ऐसी है कि जो जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते पे रिटर्न हो जा रही है। ठीक है, मान लीजिए कि जिस रास्ते पे गए उसी रास्ते पे रिटर्न हो गए। इसका मतलब कि अगर इस साइड से प्लस वाला चार्जेज जा रहा था और रीबाउंड होके प्लस फिर से पॉजिटिव आ गया, अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसके सेंटर में कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स है। और उसी सेंटर की डिस्कवरी, उसी पॉजिटिव पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने बताया था कि इसके सेंटर में कैसा पार्टिकल्स है? पॉजिटिव पार्टिकल्स। और इस पॉजिटिव पार्टिकल्स की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? तो रदरफोर्ड को। और रदरफोर्ड बोले जाते, और न्यूक्लियस साथ ही साथ इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो रदरफोर्ड। और आपके प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। इनका ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन देखिए कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, यानी मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes the straight through the gold foil. Some of the alpha particle were deflected by the small angles. One out of the 12,000 particles returned back to the same path. उनमें से बोला गया कि लगभग 12,000 रेज में से सारी की सारी रेज क्रॉस कर रही है, लेकिन एक रेज ऐसी है कि कुछ अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, कुछ अपने रास्ते से, जैसे बीच में न्यूक्लियस आया तो इस न्यूक्लियस से ये डिफ्लेक्ट हो गई, इस न्यूक्लियस से इधर डिफ्लेक्ट हो गई। तो सारे रेज में से कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, और 12,000 में से लगभग 1/12,000 में से ऐसी रेज हैं जो कि अपने ही पाथ पे वापस रिटर्न होती हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ये बताया था कि उसके सेंटर में एक पॉजिटिव पार्टिकल्स है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए कि आपको बस क्या करना है, रिवीजन करना है और आपको लेक्चर सुनना है। देखिए स्मार्ट स्टडी बहुत ही यूनिक तरीका है आपको पढ़ने का। आप जितना भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको बोरिंग लगे, आप यूट्यूब पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हम सोचे कि एक ही पार्ट में रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन एक पार्ट में पॉसिबल नहीं है। तो अभी के लिए बस इस पार्ट को इतना ही रहने दे। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। और दूसरा पार्ट अगर आपको चाहिए तो जरूर कमेंट करें, ताकि हमको भी उत्साह मिले कि हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।